काबुल में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इन हालातों में अफगानिस्तान से भारत ने कल 46 अफगानी हिंदुओं और सिखों को वहां से निकाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके लिए वायुसेना, एयर इंडिया और अपने मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। काबुल में कोहराम है, दिल्ली में सुकून है। काबुल में जान बचाकर भागते लोग हैं, दिल्ली में सुरक्षा के बीच स्वागत है। काबुल में दहशत है, जद्दोजहद है, तो रेस्क्यू के लिए भारत सरकार की मदद है। मिशन अफगानिस्तान के तहत काबुल से तकरीबन हर रोज भारत के 2 विमान लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के साथ कमर्शियल विमानों की भी मदद ली जा रही है। पवित्र ग्रंथ की 3 प्रतियों के साथ एयर इंडिया के विमान से जो 78 यात्री दिल्ली पहुंचे, उनमें से 25 भारतीय थे। वहीं काबुल से 46 अफगानी और हिंदू भी दिल्ली पहुंचे। सोमवार को ये सभी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। भारतीय वायुसेना का विमान इन्हें लेकर उड़ा और ताजिकिस्तान के दुशांबे पहुंचा। यहां से आज एयर इंडिया का विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ और इसी तरह सभी 78 यात्री तालिबानी चंगुल से निकाल लिए गए। जिस दिन ये लोग काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए, ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। हजारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान छोड़ने के इंतजार में हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद अफगानी सिखों और हिंदुओं की भी है। 2 अफगानी सिख सांसद पहले ही भारत आ चुके हैं। उनमें से एक अनारकली कौर हैं। उनके मुताबिक एयरपोर्ट पर गोलीबारी में हर दिन लोगों की मौत हो रही है। वहाँ पे ऐसी हालात है कि हर रोज एयरपोर्ट में 3-4 बंदे अपनी जान को देते हैं। वो लोग जो कोई डॉक्यूमेंट उन्हीं के साथ नहीं है, लेकिन ये एक उम्मीद है कि फ़्लाइट है, यहाँ पे हर घंटा फ़्लाइट है, बिना वीज़ा, बिना कोई डॉक्यूमेंट हम कर सकते हैं कहाँ कोई कंट्री पे जाए, अफ़गानिस्तान को लेफ्ट करे। यानी ऐसी हालात जो अफ़गानिस्तान में अभी हुआ 46 ईयर्स अगो, ऐसी हालात वियतनाम में थे। तालिबानी कब्जे के 4 दिन बाद आज तक ने आपको काबुल के हालात दिखाए थे। आपको काबुल का वो गुरुद्वारा भी दिखाया था जहां गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही थीं। गुरुद्वारे के सामने सिख दुकानदार अपना कारोबार फिर से शुरू कर चुका था। अफगानिस्तान में कुल 15 गुरुद्वारे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 9 काबुल में हैं, 3 जलालाबाद में, 2 गजनी में और 1 अक्सरा में है। सिखों की आबादी बेहद कम, लगभग 650 है, यानी 90 से 100 परिवार। तालिबान की कोशिश है कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर उसकी नीति पर किसी को भरोसा नहीं है। लिहाजा हिंदू सिख अल्पसंख्यक लगातार अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 250 लोग और वहाँ पे हैं। कल 75 लोगों को निकाल के दुशांबे भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हम नाकाम रहे क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के चलते उन लोगों को वापस गुरुद्वारे ले जाना पड़ा। इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा। कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये मैं अभी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा भी और विदेश मंत्रालय द्वारा भी आश्वासन दिलाया गया कि जो भी लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे उन सब भाइयों को वो सेफली वहाँ से इवैक्यूएट करने की हर कोशिश करेंगे। इन हालातों के बीच विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान में दोनों समुदायों के नेताओं से लगातार संपर्क में है। उसकी कोशिश है कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर आना चाहते हैं उन्हें काबुल एयरपोर्ट तक सुरक्षित लाया जाए और फिर रेस्क्यू करने वाली फ्लाइट से भारत लाया जाए। दिल्ली में गीता मोहन और कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान के कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची है। उसे ये भ्रम हो गया है कि तालिबानी आतंकियों की मदद से उसे कश्मीर वाला गिफ्ट मिल जाएगा। ये तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर आतंक का धंधा चलाने वाला पाकिस्तानी प्लान है। ये जैश और लश्कर के वो आतंकी हैं जो अफगानिस्तान का स्पेशल असाइनमेंट खत्म कर पीओके लौटे हैं।
पाकिस्तान से भेजे गए भाड़े के ये आतंकी जब घर लौटे तो इनके स्वागत में धुआंधार फायरिंग हुई। इन आतंकियों का बाकायदा जुलूस निकला और इनके समर्थन में रैलियां हुई। ये वो तस्वीरें हैं जो आतंक के खेल में पाकिस्तान और तालिबान के चोर चोर मौसेरे भाई वाले रिश्ते की पोल खोल रही हैं। इस वीडियो से आतंक को संरक्षण देने वाली पाकिस्तानी साजिश की गांठें भी खुल रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने लश्कर और जैश के आतंकियों को वापस बुला लिया है और उन्हें पीओके के सेफ हेवन में ठहरा दिया है। थोड़े दिन बाद इन्हीं आतंकियों को पाकिस्तान भारत में खून खराबे वाली साजिश में इस्तेमाल करेगा और फिर दुनिया के सामने खुद को ऐसे पेश करेगा जैसे कुछ जानता ही नहीं। Dozens of Pakistani occupied Jammu Kashmir based Taliban who had gone to Afghanistan on the instructions of ISI and Pakistan Army to fight alongside the Taliban have started to return to Pakistani occupied Jammu Kashmir. पीओके से आतंकियों के जश्न का ये वीडियो खबरदार करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि तालिबान से पाकिस्तान का याराना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है। तालिबान से पाकिस्तान का आपसी भाईचारा कश्मीर में हम पर भारी पड़ सकता है और इसके शुरुआती सिग्नल मिलने भी लगे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे तालिबान कल ही कश्मीर में कूद फांद करने लगेगा और पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कश्मीर भेंट कर देगा। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये मोहतरमा इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं। टीवी बहस में दिल की बात ज़बां पर आ गई। कि कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? एंकर ने मामला संभालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ ये इनके दिल की ख्वाहिश नहीं, पूरा पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाकर इसी दिन और इसी मुहूर्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। खतरा भारत को है तो पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान में भी जबरदस्त डर है। पाकिस्तान में से टीटीपी के फकीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहां से राहत मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है और वहां की मुतलका कुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने के लिए। मैंने आपको कहा पाकिस्तान अहम होने जा रहा है दुनिया की सियासत में, और पाकिस्तान दुनिया की सियासत में दुनिया के साथ अफगानिस्तान के अमन, अफगानिस्तान के सुकून, उसकी तरक्की और इस्तेकाम के लिए दुनिया के साथ खड़ा होगा। शेख रशीद की इन बातों से दो बातें क्लियर हो गई। एक तो ये कि तालिबानी आतंक का डर पाकिस्तान को भी खाया जा रहा है, और दूसरा ये कि तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। आज तक ब्यूरो खिलाफ बयान देकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पहले गिरफ्तार किए गए, फिर उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन नारायण राणे को गिरफ्तारी के बाद एक तरफ शिवसेना जश्न मना रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर से सियासी खींचतान जारी है। महाराष्ट्र सरकार राणे पर आक्रामक है तो केंद्र सरकार के मंत्री महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। ये तोड़फोड़, ये हंगामा, ये आगजनी, ये प्रदर्शन, ये शोर शराबा, ये सब दिन भर की बात थी। दिन भर का मतलब नारायण राणे की गिरफ्तारी के पहले की बात थी। गिरफ्तारी के पहले ही नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थर चलने लगे।
शिव सैनिकों ने नासिक में बवाल मचा दिया। डोंबिवली में पुलिस से ही शिव सैनिक भिड़ गए। अमरावती में शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कालिक पोती और जितनी तोड़फोड़ कर सकते थे पूरी की। बीड में शिवसेना के समर्थक थाने में घुस गए, जमकर हंगामा किया। ये सब गिरफ्तारी के पहले की तस्वीरें थीं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ वो देखिए। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई। उन्होंने पटाखे फोड़े, फुलझड़ियां जलाई। शिवसेना के खेमे में खुशियां थी क्योंकि गिरफ्तारी के बाद राणे हवालात में थे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही उन्हें महाड कोर्ट से जमानत मिल गई। आज राणे साहब को अदालत में हाजिर किया रिमांड के लिए, और रिमांड के बाद उनको पुलिस कस्टडी की मांग की गई। पुलिस कस्टडी की मांग को हम लोग ने अपोज किया, उसके ऊपर बहस हो गई और न्यायालय ने उनकी पुलिस कस्टडी की मांग को ठुकरा दिया और उनको जुडिशियल कस्टडी दी। उसके बाद में बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से हमने लगाई और उसके ऊपर बहस होके 15,000 की जमानत पे उनकी आज रिहाई की है। इधर शिवसेना जश्न मना रही थी, उधर बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए थे। जबरदस्त महिलाओं का जत्था पुलिसकर्मियों से भिड़ गया था। पुरुष कार्यकर्ता राणे की गिरफ्तारी पर आकाश सर पर उठाए थे। महाड पुलिस स्टेशन में राणे की पेशी के वक्त 200 गाड़ियों में सवार उनके समर्थक वहां पहुंच चुके थे। कोर्ट के बाहर का भी जो दृश्य है वो देखें तो जो नारायण राणे समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से अभी भी 11:30 बजे रात के कोर्ट के बाहर मौजूद है और कोर्ट के अंदर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का अरेस्ट होना एक आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स में भी, और इसीलिए इस केस के, इस पूरी इवेंट के राजनीतिक तौर पर कई ज्यादा महत्व है। एक पत्थर की वजह से ये खलबड़ा बौखला गए, ये बौखला गई सरकार। इसको रास्ते पे उतर के सत्ता पे से नीचे उतरने का काम नागरिकों की तरफ से करने वाले हैं। इसका यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने जो मिसयूज किया है, पुलिस का मिसयूज करके, पावर का मिसयूज करके, आज शिवसेना सरकार, ठाकरे सरकार ने जो केंद्रीय मंत्री नारायण राव जी राणे साहब को अटक किया है, ये पूरी तरह नाइंसाफी है, पूरी तरह गलत है और जनता इसका जरूर जवाब देंगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के इसका जवाब जरूर देंगे। महाराष्ट्र की सड़कों पर ऐसे ही हंगामा बरपा था। बीजेपी दफ्तरों पर हमले हो रहे थे और देवेंद्र फडणवीस इन हमलों का जवाब देने की चेतावनी दे रहे थे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर सियासी आकाश गंदुमी हो गया था। हर आदमी इस खबर पर अपनी तरह की सियासत कर रहा था। बीजेपी की ओर से भी राणे का समर्थन था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं। उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। लेकिन बात महाराष्ट्र से आगे दिल्ली तक आ गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखे वार किए। वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं? उनको कहां से बर्खास्त करेंगे राउत साहब? बीजेपी दफ्तर पर वो कौन लोग हैं जो इस वक्त कानून तोड़ रहे हैं महाराष्ट्र में? उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा महाराष्ट्र में? किसी केंद्रीय मंत्री का बयान देने के बाद इतनी जल्दी और इस कदर से गिरफ्तार हो जाना भारतीय राजनीति में अहम घटना के तौर पर है। लेकिन राजनीति में घटनाएं होती रहती हैं। अब मसला ये है कि शिवसेना ने अपनी ताकत दिखा दी। अब देखना यह है कि राणे ताकत दिखाते हैं या इस मुद्दे को जमानत के साथ ही खत्म कर देते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मुंबई से दिव्येश और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, महाड आज तक।
तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बेल तो मिल गई, लेकिन देखना ये होगा जो सियासी टकराव बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरू हुआ है वो यहीं थम जाता है या अभी दूर तक जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान ने पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद से बातचीत शुरू कर दी है। तालिबान की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल पंजशीर गया और वहां अहमद मसूद से बातचीत की। तालिबान की कोशिश अहमद मसूद को अपनी सरकार में शामिल करने की है ताकि अफगानिस्तान में वो शांति से सरकार बना सके। लेकिन सवाल यह है कि 1 लाख के करीब आतंकी वाला तालिबान 9,000 सैनिकों के नेता अहमद मसूद को शांति का राग क्यों सुना रहा है? क्या इसके पीछे वजह पंजशीर को लेकर उसकी नाकामी है? ये साल 2000 का अफगानिस्तान है, वो वक्त जब सारा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था सिवाय पंजशीर के। अब 12 साल बाद का अफगानिस्तान देखिए। वो दौर जब अफगानिस्तान अमेरिकी फौज के हवाले था, काबुल में सरकार थी और हामिद करजई राष्ट्रपति थे। इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के पाकिस्तान से लगे इलाकों में मजबूत था, लेकिन पंजशीर उसके प्रभाव से कोसों दूर था। साल 2021 तालिबान की वापसी के साथ पूरा अफगानिस्तान तालिबान के शिकंजे में है सिवाय पंजशीर के। पंजशीर तालिबान के खिलाफ वो किला है जो अब भी तन कर खड़ा है। जब सारे अफगानिस्तान ने तालिबान के आगे सिर झुका दिया है, तब पंजशीर तालिबान को झकझोर रहा है। इसीलिए तालिबान ने रविवार को इस खूबसूरत सूबे को जीतने के लिए अपने आतंकवादियों के जत्थे को बहुत जोर शोर से रवाना किया। लेकिन तालिबान के आतंकवादियों ने जब पंजशीर में घुसने की कोशिश की तो देखिए कैसे उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ा। जैसे ही तालिबान के आतंकवादी ने पंजशीर की धरती पर कदम रखा, आसमान से गोला बारूद बरसने लगा। तालिबान को सबक सिखाने वाला पंजशीर क्या है, अब उसे समझने के लिए दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। 12 सेकंड की इस वीडियो में तालिबान के आतंकवादी एक गाड़ी के पास खड़े हैं, लेकिन देखते ही देखते तालिबानी मिट्टी में मिल जाते हैं। तालिबान के लिए तस्वीर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जो तालिबान अमेरिकी फौज के हथियारों से लैस हो चुका हो, जिसके पास अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर और टैंक हो, वो तालिबान पंजशीर में आकर चींटियों की तरह क्यों कुचला जा रहा है? और इसी से आगे का सवाल पैदा होता है कि क्या पंजशीर में इस बार कदम नहीं रख पाएगा तालिबान? क्या तालिबान के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी साबित होने जा रहा है पंजशीर? तालिबान की आंखों में आंखें डालकर ललकारने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह दावा करते हैं कि इस बार भी पंजशीर तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेगा। पंजशीर घाटी में वॉलीबॉल खेलकर पंजशीर के लड़ाकों का उत्साह बढ़ाने वाले अमीरुल्लाह सालेह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि वो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान बनने नहीं देंगे। How will you fight? Taliban wants the emirate and you want a democracy. You see, we do not want dictatorship. We want the pluralism in Afghanistan to survive. We want the Afghan people to have a say. We want the identity of individuals, of the communities, of all ethnic groups of Afghanistan. We want the Afghan fabric, societal fabric, to stay alive. We do not want Afghanistan to become Talibanistan. That's what the Taliban are trying to establish. They're destroying Afghanistan and they want to establish Talibanistan. That will not happen. So our political objectives are very, very clear. We prefer negotiations, but as I said, the negotiations must be very meaningful, and it should not be like Doha style to legitimize the Taliban oppression and not to stop their barbaric military onslaught. Thank you very much. काबुल से ठीक 125 किलोमीटर दूर पंजशीर की आजाद घाटियों में बैठकर अमीरुल्लाह सालेह ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ अहमद मसूद खड़े हैं, जिनके नेतृत्व में पंजशीर का बच्चा बच्चा तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है।
मैं अपने गढ़ में हूँ। मैं अपने इलाके पंजशीर घाटी में हूँ। पंजशीर घाटी के लोग पूरी तरह एकजुट हैं। वो घाटी की रक्षा करना चाहते हैं। वो लड़ने को तैयार हैं और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के बाकी 33 राज्यों ने तालिबान के आगे घुटने टेके, उसे देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तालिबान का मुकाबला कर पाएगी पंजशीर घाटी, क्योंकि तालिबान इस बार जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमीरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर बताया, तालिबान अंदराब घाटी में खाना और ईंधन नहीं आने दे रहा है। मानवीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों को छोड़कर जा चुके हैं। 2 दिनों में तालिबान ने बच्चों और बुजुर्गों को अगवा किया है। आतंकी इनका इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं ताकि वो खुलेआम घूम सके और घर घर जाकर तलाशी ले सके। तो तालिबान ने पंजशीर में अत्याचार शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द विरोध की इकलौती आवाज को दबाया जा सके। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। पंजशीर से सिर्फ तालिबान को ही खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान आया था तो उसने भी पंजशीर पर कब्जा करने के लिए 9 बार हमला किया, लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान को क्या पंजशीर रोकने की ताकत रखता है? पंजशीर अपने लोगों की बहादुरी के अलावा प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी दुनिया में मशहूर है। ये पूरा इलाका हिंदुकुश की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ ये पंजशीर नदी बहती है, जो इस इलाके की न सिर्फ लाइफलाइन है बल्कि यहाँ से घुसने का एकमात्र रास्ता भी है। हिंदुकुश के पहाड़ पंजशीर की ढाल है, जिनसे पार पाने में सोवियत संघ भी नाकाम रहा था। साल 1989 में सोवियत सेना काबुल में दाखिल हुई और सारे अफगानिस्तान में घुटने टेक दिए, सिवाय पंजशीर के। यहाँ सोवियत संघ ने 1980 से 85 के बीच 9 बार हमला किया, लेकिन जीत तो दूर, सोवियत सेना को हर बार पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। आज भी पंजशीर में खड़े ये टैंक सोवियत सेना की हार की याद दिलाते हैं। अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में सोवियत संघ की सेना को पंजशीर के लोगों ने हराया और उन्हें शेर पंजशीर की उपाधि दी। अहमद शाह मसूद के बाद अब उनका बेटा अहमद मसूद पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान को चुनौती दे रहा है। अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूँ। मुजाहिदीन लड़ाके एक बार फिर से तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समय से ही जमा करता रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिन आ सकता है। तो पंजशीर तालिबान से जंग की तैयारी बरसों से कर रहा है। इसीलिए जब तालिबान ने उसकी तरफ बुरी नजर से देखा तो अहमद मसूद की सेना तुरंत तैनात हो गई। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तालिबान के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि इस इलाके में दर्जनों सैनिक ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और फिटनेस प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां भी हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि सिर्फ 9000 सैनिकों से अहमद मसूद तालिबान से नहीं लड़ सकते। बिना विदेशी मदद से उनका टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि तालिबान के पास इस बार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जैसे अमेरिकी हथियार भी है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा हो सकता है। इसीलिए जानकारों की एक राय है कि पंजशीर इस बार तालिबान को चुनौती नहीं दे सकता। इसके अलावा अहमद मसूद के पिता के सभी बड़े सहयोगी तालिबान के साथ हो गए हैं। अहमद शाह मसूद के सबसे करीबी नेता रहे डॉक्टर अब्दुल्ला भी तालिबान से जा मिले हैं। वो अफगानिस्तान को चलाने वाली 12 सदस्यीय काउंसिल में शामिल हो गए। वहीं किसी समय तालिबान के कट्टर विरोधी रहे गुल आशा शेरजई को तालिबान ने वित्त मंत्री बनाकर अपने पाले में खींच लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों अहमद मसूद तालिबान को ललकार रहे हैं, तो इसका जवाब रक्षा जानकार संजय कुलकर्णी देते हैं। अब जब नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर घाटी के अंदर अपना जबरदस्त जज्बा दिखाया है, जिस प्रकार से अहमद मसूद अपने 6000 फाइटर्स को लेकर के तालिबानों से लड़ रहा है और जिस प्रकार तालिबान के तकरीबन 800 फाइटर्स मारे जा चुके हैं, लग रहा है नाजुक स्थिति है। और तालिबान अब सोच रहा है कि 31 अगस्त को वो सरकार बनाने में अब जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको लगता है कि they must be able to negotiate from a position of strength, और यही jostling for power जो है वो चल रहा है। तो अहमद मसूद ने तालिबान की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान जल्द से जल्द सरकार बनाकर विरोध की आग को दबाना चाहता है। तालिबान जानता है कि पश्तूनों को छोड़कर बाकी लोग कभी भी उसके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं।
अफगानिस्तान में 38 से 44% पश्तून है। इसके बाद 25% ताजिक, 10% हजारा और 6 से 8% उज़्बेक है। पश्तूनों को छोड़कर अफगानिस्तान के बाकी तबकों में तालिबान के शासन को लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि तालिबान बिना विरोध के माहौल को बनाए रखकर जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए अधीर हो रहा है। पंजशीर पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अहमद मसूद तालिबान की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं और खून खराबा रोकने की एवज में सरकार में बड़ा हिस्सा चाहते हैं, लेकिन बात न बनने की स्थिति में वो लड़ाई की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। We have told the Taliban, the choice will be yours, and if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate, we do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no. पंजशीर की शुरुआती जंग में भले ही वहाँ के लोग तालिबान पर भारी पड़ते दिख रहे हों, लेकिन इसने वहाँ के हालात को खतरनाक कर दिया है। तालिबानी आतंकवादियों का एक वर्ग बदले की आग में जल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर पंजशीर में जंग छिड़ी तो बड़े पैमाने पर खून बहना तय है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।